दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फॉर्मूला 1 ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फॉल्ट के कारण आज बिल्कुल बेकार पड़ा है। और आखिर 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया गया एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको बनाने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन आज उनको कोई इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करता। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये है फॉर्मूला 1 स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरोस यानी 8.5 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक ही साल में बना लिया गया था। पहली नजर में ये रेसिंग ट्रैक सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, क्योंकि ना तो ये सिर्फ वेलेंसिया के पोर्ट के बीच से निकलता था, बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर्स देखकर फॉर्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों तक यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स करवाने का ऐलान किया था, जो 2008 से 2014 तक चलना था। दुनिया में सबको इस इवेंट का इंतजार था कि कब इस नए ट्रैक पर फॉर्मूला 1 रेसिंग की जाएगी, लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली बार रेस की गई तो इस ट्रैक की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर्स ने शिकायत की कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस ही नहीं मिलता। इस ट्रैक में 11 लेफ्ट टर्न्स और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे, लेकिन टर्न से पहले रोड इतना सीधा बनाया गया था जिसमें रेसिंग कार्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकती थी। यानी टर्न्स जिसमें रेसिंग कार्स को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर्स को बहुत तेज ब्रेक्स लगानी पड़ती थी, जिसके कारण यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी रिपोर्ट्स हुए थे। फॉर्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए बुक किया था, 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रीट सर्किट ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट जैसा लगता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटी फूटी फेंसेस और रेसिंग ट्रैक्स की साइडों पर जंगली झाड़ियों के साथ साथ अंडर पासेस में भरा सालों पुराना पानी इस बात का सबूत है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये है यांगोन, जो कि म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समुद्र के किनारे बसने वाले इस शहर में करीब 70 लाख लोग रहते हैं और ये माना जाता है कि यांगोन अब और ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनवाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला देश नहीं था जो अपनी कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। इससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी कैपिटल सिटी चेंज कर चुके हैं। अचानक 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक से अनाउंस किया कि वे कैपिटल सिटी शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिडॉव रखा गया है। ये नया कैपिटल समुद्र से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिस पर टोटल 4 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब 400 अरब रुपए खर्च कर दिए गए थे। नेपिडॉव में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न सिटी में उपलब्ध होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम्स, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक कि पुरानी कैपिटल में मौजूद पगोडा भी सेम टू सेम अंदाज में बनाया गया था। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज यहाँ मिसिंग थी और वो थी आबादी। जी हाँ, इस नए कैपिटल में सब कुछ था लेकिन लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और इसके अलावा यहाँ ना तो कोई बंदा है और ना ही बंदे की जात। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनवाया गया था, वहाँ किस्मत से ही कोई गाड़ी चलती दिखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, वहाँ पीक टाइम्स में भी सिर्फ 10 से 12 पैसेंजर्स ही होते हैं। इसी तरह होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपयों से बनाया जाने वाला यह पूरा शहर आज एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जैसे ये भूतों का शहर हो। दोस्तों, यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर मौजूद है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक 26 किलोमीटर लंबा एक ऐसा हाईवे बना हुआ है जो बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी ज्यादा सुंदरता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ी रोककर फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे के बहुत से स्पॉट्स पर
ट्रैफिक जैम्स का खतरा रहता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत 1960 में दिखाई दी थी, जब यहाँ मौजूद US नेवी की 2 बेसिस के बीच ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस किया गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हाईवे बनने से उनके आसपास की खूबसूरती बेकार हो, और वो भी सिर्फ नेवी के 2 बेस के बीच दूरी कम करने के लिए। ये मामला इतना बढ़ गया था कि अगले 26 सालों तक इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा। लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट के कानूनों में बदलाव करके इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जबरदस्ती स्टार्ट की गई। पूरी 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को काट कर रोड्स बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसलिए ये पूरा हाईवे शुरू से लेकर एंड तक एलिवेटेड बनाया गया। ये करने की वजह से कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से इसकी कॉस्ट जरूर बढ़ गई। जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होने थे, वहीं ये पूरा प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन में बनकर तैयार हुआ। रुपयों में देखें तो इस हाईवे बनने की कॉस्ट करीब 100 अरब रुपए आई थी, यानी 370 करोड़ रुपयों का 1 किलोमीटर। 37 सालों का इंतजार और 100 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज भी यह हाईवे इस्तेमाल करने के लायक नहीं माना जाता है। कई लोग इसके फेल होने का कारण इससे होनोलुलु शहर तक कोई भी डायरेक्ट रास्ता न जाना मानते हैं, जबकि यहाँ के लोकल्स ने आज तक इस हाईवे को इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने उनके कई टेम्पल्स को गिरा दिया था। यही वजह है कि यह हाईवे बहुत कम यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये वेस्ट मटेरियल इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नॉर्मली पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशंस में छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2002 में अमेरिका ने नवाडा स्टेट के यूका माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन नवाडा में रहने वाले लोगों ने इसका बुरी तरह से विरोध किया। उनका मानना था कि नवाडा में जब कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा कि आखिर यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप होना चाहिए या नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में यह फैसला किया गया कि यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। आप सुनकर चौंक जाएंगे, $17 बिलियन यानी 1300 अरब रुपये खर्च करके बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट आज ऐसी पोजीशन में है कि इसके आसपास भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। दोस्तों, स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट्स के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है। हर साल यहाँ पूरे दुनिया भर से करीब 8 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं, और ये सभी टूरिस्ट अधिकतर स्पेन के कैपिटल सिटी मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि स्पेन के कैपिटल सिटी में मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सिर्फ 7 करोड़, जबकि यहाँ हर साल आने वाले पैसेंजर्स की संख्या 8 करोड़ है। इसी वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। $1.2 बिलियन यानी करीब 95 अरब रुपयों का खर्चा करके सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। हड़बड़ाहट में ये एयरपोर्ट बना तो लिया गया, जिसका मेन काम मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था। लेकिन जब 2009 में ये एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, कहलाए तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट जाता था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था, क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। जहाँ टूरिस्ट ने इस एयरपोर्ट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वहीं कॉमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड करने स्टार्ट कर दिए थे। लॉन्च के केवल 2 साल बाद ही ये एयरपोर्ट किसी वीरान बस्ती जैसा दिखाई देने लगा। बेशक यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, इसके साथ ही इस पूरे एयरपोर्ट को सिर्फ मैनेज करने के लिए ही करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि 2013 में इसको बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई आखिरकार इसे खरीदता ही क्यों। आखिरकार 2009 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट जितने में नीलाम हुआ उस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा। जिस रकम में यह एयरपोर्ट नीलाम किया गया था
वह सिर्फ $12,000 थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीलाम कर दिया गया। दोस्तों ऐसे कई और अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।